वेलकम टू GS2 लेक्चर 15 ऑफ पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 19 के सारे प्रोविजंस क्लोज करे थे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम दो आर्टिकल्स कवर करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 22। ठीक है, नाउ मेन पॉइंट इज आर्टिकल 21 इज वाई आर्टिकल 21 इज स्किप्ड बिकॉज आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, ठीक है, इसका हम एक साथ कवर करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24 के साथ। ठीक है, आर्टिकल 23 एंड 24 आपका बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 23 अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, एंड 24 इज जो चिल्ड्रंस के लेबर के अगेंस्ट होता है। ठीक है, सो आर्टिकल 23 इज योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड आर्टिकल 24 इज चिल्ड्रन एज लेस देन 14 ईयर्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये पूरा हम एक साथ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, दिस विल बी योर लेक्चर 16। आज के लेक्चर में हम आर्टिकल 20 उसके 3 सब पार्ट्स, 3 प्रोविजंस वो डिस्कस करेंगे। देन आर्टिकल 22 अनलॉफुल डिटेक्शन और अरेस्ट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस, उसका हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22 में। ठीक है, सो दीज 2 आर्टिकल्स विल कवर टुडे। और ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली आर्टिकल 20 जो आपका स्टेट करता है वो आपको 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन मेंशन करता है। ठीक है, सो ए आर्टिकल 20, ठीक है, इट प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन against conviction or against the coercive power of the state। ठीक है, तो फंडा क्या है बेसिकली, आर्टिकल 20 जो है आपका वो आपको अगर कोई भी स्टेट कोई ऐसे आर्बिट्री पावर यूज़ कर रही है जिसके तहत वो आपको अरेस्ट कर रही है, ठीक है, या आपको डिटेन कर रही है, या आपको लॉकअप में रखा गया है, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी मतलब बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एक्सप्लेनेटरी के आपको यूं ही उठा के लॉकअप में रख लिया, आपको डिटेंशन के अंदर लेके गया, आपको डिटेन करा। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स कैन बी अवर्टेड बाय योर आर्टिकल 20। ठीक है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो ऑब्वियसली अगर आपके फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लॉइट होते हैं तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, ये हमने डिस्कस करा था, राइट। तो फॉर द डेफिनेशन आर्टिकल 20 लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स 3 टाइप ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन और अगेंस्ट द कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, वर्ड जो है कोएर्सिव, इसका मतलब इट्स लाइक फोर्सफुली। ठीक है, तो बिना किसी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को फॉलो करे हुए, बिना किसी मतलब होता है ना छानबीन करे हुए, बिना किसी प्रॉपर क्लू के आप किसी को भी डिटेन कर रहे हो, किसी को भी अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस किसी को भी जस्ट बाय यूजिंग द अब्यूजिव पावर, जस्ट बाय द यूज ऑफ द बाय यूजिंग द पावर इन एन अब्यूजिव मैनर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करते हो। वो सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 20 के अंदर कवर होती हैं, टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट ऑल दीज आर्बिट्री एक्शंस बाय द, ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन लिख ली, प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन और अगेंस्ट द कोएर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इसमें जो पहला प्रोविजन है A1, दिस इज योर आर्टिकल 20A। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टेट लिख लो और गवर्नमेंट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम enacting X post facto criminal legislation। ठीक है, फोकस वाला वर्ड यहाँ पे ये है एक्स पोस्ट फैक्टो। अब इसका सीन क्या रहता है कि लेट्स से आज के टाइम पे आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस, आज की जो ड्राइविंग लाइसेंस की एज है उस ड्राइविंग लाइसेंस लेने की वो 21 साल है। ठीक है,
आपने 21 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन अगर कल को गवर्नमेंट ये रूल लेके आती है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल से ऊपर वालों को ही मिलेगा, या जिनकी मिनिमम एज 25 साल है, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 2023 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस 21 साल पे मिल गया आपको, ठीक है। 2 ईयर्स डाउन द लाइन 2025 के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेट्स से जो गवर्नमेंट का रूल है वो 25 साल हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला जो रूल लगेगा गवर्नमेंट की साइड से, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो उस केस में आप आज 2023 में आप 21 साल के हो, 2025 में आप 23 साल के हो गए, ठीक है, 23 ईयर्स। अब ऐसा नहीं है कि क्योंकि जैसे 2025 में जो रूल अप्लाई हुआ उस वो पुराने जो रूल्स हैं या पुराने जो लॉज है उसको नल वॉइड कर देगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस उन्हीं को मिल सकता है जिनकी उम्र 25 मतलब मिनिमम 25 साल है, ठीक है। तो इस केस में दो कंडीशन ऐसे बन सकती है कि भाई जिनकी उम्र 25 से नीचे है और वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, तो वो तो एक मतलब दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ if you are less than 25 and not having DL while driving, ठीक है। एक केस तो ये बन गया, एक केस ये बन गया कि भाई 25 के ऊपर है बट स्टिल DL नहीं है एंड यू आर ड्राइविंग, तो उस केस में ये दोनों रूल तो आपके अनलॉफुल हो गए कि भाई ठीक है आप DL आप ले सकते हो 25 साल की उम्र पे, बट 25 साल से कम हो और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो एक अनलॉफुल चीज़ है, मतलब उस पर आपका फ़ाइन चालान जो भी कटना है कटेगा। और अगर आप 25 साल से ऊपर हो और फिर भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हो तो उस केस में भी आपके ऊपर चालान कटेगा। बट इस आर्बिट्री डिसीजन से ये मतलब नहीं है कि आप 23 साल के हो और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आप गाड़ी चला रहे हो तो भी आपका चालान कटेगा। ये कंडीशन इज़ नॉट एप्लीकेबल विद दिस लॉ, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2025 का जो लॉ आया था वो 2023 के लॉ को के बाद आया था, ठीक है। 2023 के लॉ के बेसिस पे अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस 21 साल की उम्र में बना लिया है तो ही और शी हैज़ फॉलोड ऑल द रूल्स। अब वो गवर्नमेंट का नया रूल और नया अमेंडमेंट कह सकते हैं जो 2025 में आया, ठीक है। तो इसी पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब होता है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब ये है आज प्रेजेंटली अगर कोई ऐसा नया रूल आता है तो वो रूल किसी भी पुराना जो चलता आ रहा है उसको कन्विक्ट अगर किसी को अप्रोच करना है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो अंडर एक्स पोस्ट फैक्टो if the law becomes lenient, if the law becomes lenient once suspect is converted the updated punishment convicted है, ठीक है, punishment will be reduced, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आपने चोरी करी तो उसकी उम्र आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो थी 3 ईयर्स, ठीक है। लेट्स से 6 मंथ्स के बाद लॉ आया कि भाई जो भी चोरी के में पकड़े गए हैं उनकी जो मैक्सिमम टेन्योर है वो 6 मंथ ही होगी, ठीक है। तो आज अगर आप कन्विक्ट हुए हो 3 साल के लिए और क्योंकि 6 महीने बाद नया रूल अप्लाई हो गया है तो आपकी जो 3 साल की जो कन्विक्शन का टाइम था वो रिड्यूस होकर 6 मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो में अप्लाई होता है, एक एग्जम्पशन है, ठीक है। आइडियली पुराने लॉज इम्प्लीमेंट नहीं होते, बट हाँ अगर फ्यूचर में कुछ चल रहा है तो उस केस में अगर जैसे आपका कोई कन्विक्शन की जो टाइम है वो रिडक्शन है, जैसे 10 साल की जगह 4 साल हो गई लॉ को अमेंड करके,
तो सबका जो कन्विक्शन टाइम पीरियड होगा वो मैक्सिमम 4 ईयर्स ही रह जाएगा, ठीक है। अगर पहले 10 साल था मैक्सिमम, अब 4 साल हो गया, तो सबका जितने भी कन्विक्ट्स हैं जो जेल के अंदर हैं उन सबका जो टाइम लाइन रहेगा वो मैक्सिमम 4 ईयर्स ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका एक्स पोस्ट फैक्टो है। अब इसमें एक नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है, जब इमरजेंसी लगती है, ठीक है, या कोई भी प्रेसिडेंट रूल हो गया या फाइनेंशियल इमरजेंसी, इन सब के केस में वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी आपके दो ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 नेवर गेट्स सस्पेंडेड, ठीक है, इन एनी केस बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 आपका प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन से रिलेटेड है, जो भी हमने उसका पहला प्रोविज़न पढ़ा, प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन, और ये हम पढ़ेंगे राइट टू लाइफ, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द बी प्रोविज़न, आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 20 में क्या लिखता है, लिख लो, स्टेट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जेओपार्डी। स्टेट इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डबल जेओपार्डी। डबल जेओपार्डी का क्या मतलब है कि भाई एक बारी किसी ने किसी क्राइम के लिए, एक बारी अगर किसी ने कन्विक्शन झेल ली, जैसे कि भाई चोरी करी तो उसने एक बारी चोरी करी, उस चोरी का जो उसको पनिशमेंट मिला वो 3 साल था, ठीक है। तो उस सेम चोरी के लिए उसको दोबारा से कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो केस 1 में पिक पॉकेट के केस में अगर 3 साल लग चुका है उसको, 3 इयर्स कन्विक्शन, तो सेम केस में उसको दोबारा 3 साल, 4 साल, 5 साल दोबारा नहीं लगेगा, ठीक है। एक बारी जो क्राइम हो गया उसमें एक ही बार पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। हेंस दिस इज कॉल्ड डबल जेओपार्डी विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट, ठीक है। इसमें लिख लो, डबल जेओपार्डी में पनिशिंग 1 पर्सन ट्वाइस फॉर अ सिंगल ऑफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड डबल जेओपार्डी, ठीक है। सो पनिशिंग 1 person twice for a single offense in कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि भाई पुलिस ने, जैसे आज आपने चोरी करी, पुलिस आपको उठा के ले गई, ठीक है, और वहाँ पे कोर्ट के अंदर जज ने बोल दिया कि भाई ठीक है 3 महीने की इसको इम्प्रिजनमेंट दे दो। अब पुलिस दोबारा से आपको, जो आज आपने चोरी करी है, उसी के केस में आपको दोबारा लेके नहीं जा सकती कोर्ट में जब आप जेल से रिहा हो जाओगे, ठीक है। तो उसमें फंडा बहुत सिंपल है, एक बारी क्राइम जो करा उस क्राइम के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज कवर्ड अंडर योर आर्टिकल 22, ठीक है। नाउ द सी पार्ट इज आर्टिकल 23। इसके अंदर स्टेट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंपेलिंग एन इंडिविजुअल टू गिव सेल्फ इंक्रीमिनेटिंग एविडेंस, ठीक है। इसका फंडा क्या है कि भाई अगर कोई भी सस्पेक्ट है तो ये सस्पेक्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खुद के अगेंस्ट ही प्रूफ सबमिट करेगा,
ठीक है. स्टेट कैन नॉट पुश और कैन नॉट फोर्स एनी इंडिविजुअल कि भाई आप खुद के खिलाफ ही एविडेंस दो, ठीक है. दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है. तो बेसिकली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रूव यू द सस्पेक्ट, ठीक है. तो हम जो बोलते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन अंटिल गिल्टी, तो वो वाला पॉइंट इसीलिए है कि जब तक आप कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर देते, आप मतलब स्टेट हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूशन हो गया, लॉयर्स हो गए या जज हो गए, वो प्रॉपर जो केस बनता है उसमें जब तक जज का फाइनल कन्विक्शन नहीं आता, एवरीवन इज़ इनोसेंट, एवरीवन इज़ गिल्टी फ्री, ठीक है. और कोर्ट के अंदर या किसी भी जब भी आपका अगेंस्ट कोई केस बनता है तो इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और नो वन कैन फोर्स यू टू गिव एन एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ ओनली, ठीक है. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है टू कम अप विद द एविडेंस, टू कम अप विद द क्लूज, टू कम अप विद द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कि हाँ भाई आप प्रॉपरली वहाँ जिम्मेदार थे, आप ही प्राइम सस्पेक्ट हो एंड दीज आर द प्रूफ्स, ठीक है. अगर ये स्टेट प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो इट्स नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल हु इज़ अ सस्पेक्ट टू प्रोवाइड एन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 20. 3 पार्ट थे उसके. आर्टिकल 20 A, B, C. दिस इज योर डबल जेपार्डी. ठीक है. दिस इज योर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, ठीक है. एंड दिस इज योर एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है. सो आर्टिकल 20 इज क्लोज, ठीक है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, आर्टिकल 22, ठीक है. अब बेसिकली आर्टिकल 22 क्या है, लिख लो. आर्टिकल 22 इज़ अ फंडामेंटल राइट. आर्टिकल 22 इज़ अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट arbitrary arrest and detention ठीक है. rather it only provides protection, it only provides protection to an individual if he is being arrested or detained unlawfully, ठीक है. तो बेसिकली आर्टिकल 22 क्या है कि अनलॉफुल डिटेक्शन से रिलेटेड है कि आपको कोई मनमर्जी के हिसाब से कभी भी अपने घर से उठा नहीं सकता या बिना किसी रीज़न के आपको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते या आपको कैद नहीं कर सकते, ठीक है. सो आर्टिकल 22 इज़ अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एन आर्बिट्री, मतलब मन के हिसाब से, ठीक है. इज़ अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन. रादर इट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एन इंडिविजुअल इफ़ ही इज़ बीन अरेस्टेड ऑन डिटेन अनलॉफुली, ठीक है. प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन, बिना किसी जानकारी के आपको अरेस्ट करा गया है तो दैट इज़ अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट, ठीक है. तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हो कि भाई ये स्टेट पुलिस हो गई या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज है, इन्होंने मेरे को बिना किसी रीज़न के, बिना किसी प्रॉपर प्रूफ के अरेस्ट करके रखा है. सो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट एंड कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू आस्क द लॉ एजेंसीज टू रिलीज यू, ठीक है. अब इसमें पॉइंट क्या है, ओनली आफ्टर द अरेस्ट, ठीक है. इसमें लिख लो ओनली आफ्टर द अरेस्ट, ठीक है. आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो ही आप अपने आर्टिकल 22 का यूज़ कर सकते हो, उससे पहले नहीं. मतलब शक के बिना पे आप आर्टिकल 22 को इम्पोज करके सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई वो पुलिस मेरे को आके अरेस्ट करने वाली है या सीबीआई आके मेरे को अरेस्ट करने वाली है. वंस यू आर अरेस्टेड ऑन द रॉन्ग बेसिस या आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी गई है बाय द पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, एनआई हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप अपना आर्टिकल 22 यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो इस केस में ओनली आफ्टर द अरेस्ट
we can use article 22 and not before the arrest. ठीक है, तो इसके अंदर एक क्वेश्चन लिख लो नेक्स्ट. विच आर्टिकल gives you the fundamental right against the arrest. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है. विच आर्टिकल गिव्स यू द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द अरेस्ट. अरेस्ट में कुछ भी हो गया, पुलिस हो गया, CBI, NIA, कुछ भी. ठीक है, आंसर इज नन. ठीक है, इसमें लिख लो अरेस्ट से आपको बचाने वाला कोई फंडामेंटल राइट नहीं है. हाँ, उसका जो प्रोसेस फॉलो होना चाहिए दैट इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट. वो आप अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर आप कर सकते हो कि भाई ठीक है मेरे को उसके अंदर आप ये डिस्कस मतलब आप बोल सकते हो कि भाई मेरे को जो डिटेंशन हुआ था वो अनलॉफुल तरीके से हुआ था. ठीक है, इसलिए मैं ये जो अरेस्ट है इसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता हूँ. ठीक है, आइडियली जो प्रोसेस फॉलो होता है, आइडियली जब आप अरेस्ट होते हो तो उसमें ना 2 प्रोसेस फॉलो होता है. इफ़ यू लिख लो इसको. इफ़ यू हैव बीन अरेस्टेड देन पुलिस मस्ट हैव टू नंबर 1 इन्फॉर्म और गिव द रीज़न फॉर अरेस्ट. ठीक है, एंड सेकेंडली मतलब टोटल 3 पार्ट्स में प्रोसेस फॉलो होता है. सो दिस इज नंबर 1 गिव रीज़न ऑफ अरेस्ट. नंबर 2 आफ्टर अरेस्ट विद इन 24 आवर्स. ठीक है, he or she needs to be presented in front of the judicial magistrate. ठीक है, 24 घंटे के अरेस्ट के 24 घंटे के बाद ही उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ज़रूरी है, जिसमें वो पुलिस अपना इनिशियल केस रखेगी कि भाई हमें इतने दिन की रिमांड चाहिए, इतने दिन की जुडिशियल रिमांड होगी, पुलिस रिमांड होगी. वो हम आगे डिस्कस करेंगे गवर्नेंस के अंदर. बट अरेस्ट के 24 घंटे के बाद ही आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो सस्पेक्ट है उसको शो करना पड़ेगा और आपको अपना केस के आउटलाइंस देनी पड़ेंगी कि भाई इस रीज़न की वजह से हमने इसे अरेस्ट करा है, तो हमें इतने दिन की पुलिस मतलब ठीक है पुलिस अरेस्ट चाहिए या जुडिशियल कस्टडी चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, तो वो उस हिसाब से वहाँ डिक्लेयर हो जाता है. ठीक है, फर्स्टली इज़ गिव रीज़न फॉर द अरेस्ट. वो आपको बताना ज़रूरी है जब आप किसी को अरेस्ट करोगे. ठीक है, और जो तीसरा है दिस इज़ लॉयर प्रोवाइड करना ज़रूरी है, कंसल्ट अ लॉयर. ठीक है, अब आप देखते होगे पब्लिक प्रोसिक्यूशन में सरकारी वकील असाइन किए जाते हैं टू दोज जो फाइनेंशियली आर नॉट वेल, जो मतलब यूजुअली जो लॉयर्स होते हैं उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन केस के अंदर स्टेट खुद प्रोवाइड करती है सरकारी वकील फॉर द डिफेंडेंट. ठीक है, तो लॉयर को मिलना, लॉयर का उस सस्पेक्ट से बात करना दैट इज़ अलाउड सो दैट द केस कैन बी बैलेंस. और जुडिशरी के अंदर जब वो केस जाएगा तो प्रॉपरली वैलिडेट होना चाहिए, प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए. ठीक है, सो ये 3 प्रोसेस फॉलो होने ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट लिख लो. Supreme Court in 1994 held that an arrested person has a right to have his family, friend or relative informed about his arrest so that he is also able to defend himself. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में ये बोला था कि भाई अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट
to inform his family, friend or relatives so that he or she can defend himself. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में के अंदर बता दिया था प्रॉपर्ली. ठीक है, अब जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस करा था, तो 3 प्रोसेस थे. एक मिनट, हाँ, इसके अंदर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने अगर बोल दिया है कि भाई 5 दिन की 5 डेज कस्टडी, तो उस केस में लिख लो इसके आगे, नो सस्पेक्ट कैन बी होल्ड इनटू द कस्टडी बियॉन्ड द टाइम पीरियड सजेस्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तो 5 दिन के आगे अगर कोई केस में कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, तो मजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है कि भाई जो सस्पेक्ट है उसको रिलीज़ करो अपनी कस्टडी से. ठीक है, यू कांट होल्ड दैट पर्सन फॉर लॉन्गर, जो टाइमलाइन दिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने. ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच ये है कि कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जिनके लिए आर्टिकल 22 का आप अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसमें लिखो एग्जेम्पशंस ऑफ आर्टिकल 22. आर्टिकल 22 आर नॉट एप्लीकेबल टू सस्पेक्ट चार्ज विद प्रिवेंशन डिटेंशन लॉस. ठीक है, आर्टिकल 22 इज नॉट एप्लीकेबल on suspects charged with prevention detention laws. ठीक है, ये प्रिवेंशन डिटेंशन लॉज क्या है? कुछ ऐसे एक्ट्स लगते हैं, जैसे आईपीसी लगती है ना, आर्टिकल 300, मतलब आईपीसी 307 302 लग गई, तो इसी हिसाब से कुछ प्रिवेंशन डिटेंशन के लॉज हैं. अगर वो आपके ऊपर लग गया है दैट यू आर अ वेरी बिग थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी, तो उस केस में आर्टिकल 22 आपका सस्पेंड हो जाता है. फिर कोई लेना देना नहीं है कि भाई आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने शोकेस करें नहीं करें, आपको अपने रिलेटिव्स फ्रेंड से बात करने दें या नहीं दें. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स वेंट इनटू एयर अगर आपके ऊपर ये सारे लॉज लग जाते हैं. तो उसमें से कुछ लॉज हैं बड़े फेमस, जैसे एक है आपका यूएपीए. ठीक है, यूएपीए हो गया आपका, देन आपका टाडा हो गया, देन आपका पोटा. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं. तो यूएपीए का क्या सीन है? ठीक है, अनलॉफुल डिटेंशन प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है. ठीक है, उसका हाँ, दिस इज़ योर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, अगर ये आपके ऊपर लग गया है दैट यू आर अ वेरी बिग थ्रेट टू द सोसाइटी, तो उस केस के अंदर आपका आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, टाडा आपका टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट. ठीक है, ये वेरी फेमस, आई थिंक संजय दत्त पे लगा था ये वाला, जब उनके घर से AK-47 बरामद हुई थी. ठीक है, सो टाडा इज़ योर टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट. ठीक है, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट. ठीक है, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं. बाकी एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स में तो और मिल जाएंगे. बट यस, अगर ये लगते हैं तो तुम्हारे आर्टिकल 22 हवा हो जाएंगे, फिर दिस विल नॉट होल्ड एनी ग्राउंड. ठीक है, लास्टली एक चीज़, लास्ट पॉइंट लिख लो. यूजुअली अगर हमने देखा था तो आरटीआई एक्ट का हमने केस पढ़ा था कि भाई आरटीआई एक्ट जो लगता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए,
ठीक है, कि भाई प्राइमरी एजुकेशन जो है दैट इज़ एप्लीकेबल, वो आपके सिटीजन्स और जो फॉरेनर्स हैं सबके लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट इस केस में क्या है, आर्टिकल 22 is not applicable for enemy alien, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कौन से फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, कौन से एनिमी कंट्रीज़ हैं। तो एनिमी एलियंस आपके जो उस देश के लोग होंगे जो इंडिया में अनलॉफुली आके रह रहे हैं, तो उनके लिए आर्टिकल 22 एप्लीकेबल नहीं होगा इफ़ इंडिया इज़ एट वॉर विथ एनी कंट्री विच इंडिया कंसिडर्ड एज enemy. As of now India does not consider any country as its enemy, ठीक है। बट येस कंडीशन है, एग्जाम्पशन है प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 22 इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एनिमी एलियंस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आर्टिकल 20 में डिस्कस करना था, 20 एंड 22 इज़ क्लोज, ठीक है। बाकी आर्टिकल 21 हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर एट लेंथ, ठीक है। उसके साथ उसके कुछ अमेंडमेंट्स भी थे। 86 अमेंडमेंट एक्ट आपका जो था राइट टू एजुकेशन वाला, वो हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे उसी के साथ, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, ठीक है। मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी रेफरेंस आप जाके आराम से लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, ठीक है। एक बार इस वीडियो को फॉलो थ्रू कर लोगे, ढंग से समझ लोगे, तो उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें ये एनालाइज हो जाएंगी कि कैसे लिखना आंसर, ठीक है। जो मैंने नोट्स दिए हैं दैट इज़ मोर ऑफ एन मेंस के हिसाब से आंसर राइटिंग के, तो ऐसे पॉइंटर्स में आप बना के लिख सकते हो पैराग्राफ के बेसिस पे। सो एवरीथिंग इज़ कवर्ड, ठीक है। इंट्रोडक्शन, प्रोविजंस, एग्जाम्पशंस, व्हेन इट इज़ एप्लीकेबल, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो आप पढ़ सकते हो एक बारी, ठीक है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर, ठीक है। कीप स्टडिंग, मेंस आने वाले हैं, तो जिनका शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं 23 के प्रीलिम्स में, कंग्रेचुलेशंस। मेंस के लिए फोकस कर लो, सीरीज़ ये वाली चलती रहेगी। पॉलिटी ख़त्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी पिक करेंगे या फिर इकोनॉमिक्स पिक करेंगे, वो पोल ले लेंगे एक बारी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर 5000 सब्सक्राइबर्स, इट्स अ बिगनिंग एंड अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू एवरीवन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।